ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಟಾಕ್ ವಾರ್. ಚೋರ್, ಚೌಕಿದಾರ್, ಕ್ಲರ್ಕ್, ಭೂವಾ, ಭತೀಜ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಾನಾ ನೀನಾ. ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್. ಈಗಂತೂ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯ. ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾಗ್ಲೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಾನಾ ನೀನಾ ಅನ್ನುವ ಟಾಕ್ ವಾರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಗಳ ಮೇಲೊಂದು ಝಲಕ್ಕೆ ನಾನಾ ನೀನಾ. भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक असफल प्रयोग को महागठबंधन के नाम से प्रचारित करने का अभियान चल रहा है। जिन दलों का जन्म कांग्रेस और कांग्रेस की कार्य संस्कृति के विरोध में हुआ, कांग्रेस रसातल में है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके बड़े बड़े नेता जमानत पर है, तो ये कांग्रेस विरोध में जन्मे हुए दल कांग्रेस के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। राफेल से ये छूट नहीं पा सकते, इम्पॉसिबल है, कहीं नहीं भाग सकते ये राफेल से। नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, जनता मालिक है। मोदी जी बहस से भाग गए, उन्हें राफेल पे हमसे बहस करनी चाहिए। जनता की अदालत में उन्होंने हमसे बात करनी चाहिए और जनता का निर्णय होना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी जी भाग गए, पता नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में दौड़ गए जब यहां बहस हो रही थी। मगर राफेल से इनको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि राफेल सच्चाई है और सच्चाई से ना नरेंद्र मोदी ना कोई और भाग के निकल सकता है। ये चाहे जितना गाली दें, झूठ बोले, चौकीदार रुकने वाला नहीं। चौकीदार रुकने वाला नहीं है। अभी तो ये शुरुआत हुई है। चोर चाहे देश में हो या फिर विदेश में, ये चौकीदार एक को भी छोड़ने वाला नहीं है। और जो 2.5 घंटे का भाषण डिफेंस मिनिस्टर, उनको डिफेंस मिनिस्टर नहीं कहना चाहिए, उनको डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के स्पोक्समैन कहना चाहिए। जो उन्होंने 2.5 घंटा का भाषण दिया, उसमें उन्होंने 2-3 चीजें नहीं कही और इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। और आपने देखा भाइयों और बहनों कि देश के जो चौकीदार हैं, साथियों, जब संसद में राफेल विमान पर चर्चा हो रही थी, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता, उसे समझाया नहीं जा सकता। पुरानी कहावत है कि सोते हुए को उठाया जा सकता है, लेकिन जो जागते हुए सोने का बहाना बना रहा है, उठना ही नहीं चाहता हो, तो उसे जगाया नहीं जा सकता। भाषण की धज्जियां उड़ा दी हमने, हमारे सवाल के जवाब नहीं दे पाए। मगर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट के लिए अपना चेहरा नहीं दिखा पाए। लोकसभा में राफेल की चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी जी पंजाब भाग गए, पंजाब की यूनिवर्सिटी में भाग के भाषण देते हैं। मगर जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट लोकसभा में कदम नहीं रखा, क्योंकि चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डर के भाग गया। नेशनल हेराल्ड का केस, ये वही नेशनल हेराल्ड केस है जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका परिवार, उनके कई साथी कोर्ट से जमानत पर बाहर है। नेशनल हेराल्ड केस हमारे समय का केस नहीं है। ये केस 2012 से यूपीए के समय से ही चला आ रहा है। तब केंद्र में इनकी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी। जब नरेंद्र मोदी जी ने
राफेल कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके बाईपास सर्जरी की थी और 36 हवाई जहाज का नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों ने, एयरफोर्स के सीनियर लोगों ने नरेंद्र मोदी के इंटरफेरेंस पर ऑब्जेक्शन किया था, हां या ना? यहां तो कुछ लोगों को मुझसे यही शिकायत है कि हमने नाम नहीं बदले हैं। ये बड़े बड़े अस्पताल, ये बड़े बड़े एयरपोर्ट, सैकड़ों की संख्या में योजनाएं अभी तो उसी नाम से चल रही थी जो पैसे रखे कर किया गया है। कि कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो मेरे नाम से चल रही है। बैंकों ने 18 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया था। 60 साल में 18 लाख करोड़ रुपया, और कांग्रेस शासन के आखिरी 6 साल में 34 लाख करोड़ रुपया। जो लोग कांग्रेस प्रोसेस और कांग्रेस की फोन बैंकिंग के जरिए लोन लेना चाहते थे, वो नामदार का एक फोन ही काफी था। ये चौकीदार एक को भी छोड़ने वाला नहीं। वो लोकसभा में नहीं आ सकते हैं, लोकसभा में आने से डरते हैं, राफेल के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ डिबेट कर जाएं, मुझे 15 मिनट दे दो, नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे 15 मिनट दे दो, 15 मिनट, 16 नहीं चाहता हूं मैं, पूरे देश को समझ आ जाएगा राफेल में क्या है। नहीं आ सकते हो क्योंकि चौकीदार ने चोरी कराई है। और पूछिए, अयोध्या विषय में ही देखिए, कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से तो देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उन पर आरोप लगाकर महाभियोग के लिए भी तैयारी की थी, और बार बार याद कराना है कि कैसे कांग्रेस ने देश के विकास की राह में रोड़े अटकाए। सवाल यह था, 8 साल राफेल मामले में एयरफोर्स के लोगों ने नेगोशिएशन किया, डिफेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स ने नेगोशिएशन किया, आपने उनका 8 साल का काम रद्द किया। ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಮೋದಿ ಆಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂದ ಮಾತು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. और कर्नाटक में जहां गठबंधन की पहली सरकार बनी है, वहां के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे परेशान है वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बजाय एक क्लर्क मात्र बना करके रख दिया गया है। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲ್ಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ತೂಕದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸದನ ಒಳಗಡೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಸದನದ ಹೊರಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಂಬತನದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅವರಿಗೂ ಶೋಭೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಸಜ್ಜನತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲಿದೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಕೊಯ್ಲೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಟೀಕೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿಬಿಡ್ವೆ. ಅದೀಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. BJP ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಲಘುವ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದು ನಮಗೂ JDSಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ. ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಅದು ಯಾರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ?
ಅಲಯನ್ಸ್ ಇರೋದು ನಮಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ. ಮೋದಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಡಿಯಪ್ಪ. ಹಗುರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಎರಡು, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈ ಥರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಈಗ ನನ್ನ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂಚು ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸೋಲು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭೀತಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ. ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜನ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇರೋ ವರ್ಷ ದಿನ ಮಾಡಾಕೋದತ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೆಚ್ಚಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇರೋ ವರ್ಷ ದಿನ ಮಾಡಾಕೋದತ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೆಚ್ಚಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊ. ಯಾವುದು ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ನಡೀರಿ. 5 ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ. गठबंधन 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 क्या है? गठबंधन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ, ಘನತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಜನದ ತೀರ್ಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಾಗಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಿಬಿಐ, ಐಟಿ, ಇಡಿ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ. 2007 में कांग्रेस के एक बड़े नेता मंत्री थे यहां, और वो अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं। वो मंत्री जी खुद गुजरात आए और उन्होंने चुनाव सभा में दावा किया था कि मोदी कुछ महीने के भीतर जेल चला जाएगा। विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेता भाषण करते थे। अब बताइए, आप सभी ने हाल ही में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का, मुंबई की कोर्ट का फैसला सुना होगा। इस फैसले से साफ हो गया है कि किस तरह यूपीए सरकार, उसका एकमात्र एजेंडा था किसी भी प्रकार से मोदी को फंसाओ, और अमित भाई को तो उन्होंने जेल में डाल भी दिया था। नेशनल हेराल्ड का केस, ये वही नेशनल हेराल्ड केस है जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका परिवार, उनके कई साथी कोर्ट से जमानत पर बाहर है। नेशनल हेराल्ड केस हमारे समय का केस नहीं है। ये केस 2012 से यूपीए के समय से ही चला आ रहा है। तब केंद्र में इनकी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी। सवाल ये है कि ईडी को, सीबीआई को, यूनिवर्सिटीज को और उनके पास जो भी विजिलेंस को, इन संस्थाओं का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने अपोनेंट को, अपने विरोधियों के खिलाफ जो अस्त्र या शस्त्र उन्होंने उपयोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। प्रजाप्रभुत्व में आप अपने विचारधारा के ऊपर लड़िए, हम अपने विचारधारा लोगों के सामने रखेंगे, लोग जिसको भी पसंद करेंगे वोट देंगे। ಮೊನ್ನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ನಾಯಕರು ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೋದಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ರಾಹುಲ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಾಲೆಳೆದ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರು.
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैसेज सिर्फ इन प्रदेशों का मैसेज नहीं था। राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और अगर आप हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। सामान्य श्रेणी के, जनरल कैटेगरी के गरीब परिवारों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिले, इस तरफ एक महत्वपूर्ण बड़ा कदम उठाया गया है। अगर उसके सिवाय किसी ने वादे किए थे तो कोई दलितों को जो मिला है उसमें चोरी करना चाहता था, कोई आदिवासियों से मिला है उसमें चोरी करना चाहता था, कोई ओबीसी को मिला है उसमें चोरी करना चाहता था और उसमें से निकाल करके किसी की झोली भरना चाहता था ताकि उनकी वोट बैंक की झोली भर जाए। और इसलिए हमने कहा था कि ये पहले संविधान संशोधन इसके लिए आवश्यक होता और आज मुझे खुशी है। और दलितों से कुछ भी चोरी किए बिना, आदिवासियों के हक को छीने बिना, ओबीसी के हक में से कोई भी कमी किए बिना अतिरिक्त संविधान संशोधन करके मैंने मेरे देश के सवर्णों के, उच्च वर्ण के लोगों को भी, गरीब बच्चों की चिंता करने का काम किया है। और जब बैटिंग आने का समय आता है तो बैकफुट पे जाके खेलते हैं, डर के खेलते हैं। हिंदुस्तान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के किसान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के युवा को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम खेलेंगे तो फ्रंट फुट पे खेलेंगे और छक्का मार के दिखाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ये चुनाव के समय क्यों लाए। मुझे बताइए, ऐसे कोई 6 महीने हमारे देश में जाते हैं क्या जब कहीं न कहीं चुनाव ना हो? अगर 3 महीने पहले लाता तो आप कहते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, तेलंगाना के चुनाव के लिए लाए हो। उसके पहले लाता तो आप कहते थे कर्नाटक के चुनाव के लिए लाया हूं। यानी हिंदुस्तान में चुनाव साल में 2-2 बार चलते रहते हैं, कहीं न कहीं चुनाव चलते रहते। और इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देश में एक साथ हो जाए। ಟಾಕ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಹಾಗೇನೇ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕಿಚಾಯಿಸೋದನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. पूरी राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी हाय तोबा मचा रही थी। पूरी कांग्रेस, सपा, बसपा, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सारे के सारे मार डाला। ये कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जैसे उनके मौसेरे भाई लगते हो, इस प्रकार का माहौल। मैं आज पूछना चाहता हूं राहुल बाबा एंड कंपनी के, आप अपना पक्ष स्पष्ट करिए देश की जनता के सामने। इस देश में घुसपैठिए रहे, इसके साथ आपका गठबंधन सहमत है या नहीं है, वो देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दीजिए। एक घुसपैठिए देश को दीमक की तरह चाट जाते हैं। You talk to youngsters, then they will tell you that we have been devastated by demonetization and by GST, and we simply do not have employment. So the first problem that India needs to take head on, we are in a cricket stadium, not on the back foot, but on the front foot is unemployment. And today, our farmers are in deep trouble. They are struggling and they cannot see the future. 2014 के चुनाव घोषणा पत्र के अंदर हमने राम जन्मभूमि के लिए एक वादा किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द
भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಫೈಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.